दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के लगातार अभी जो एक गतिरोध है वो बना हुआ है, तातुल बरकरार है। अमेरिका और ईरान बातचीत करना भी चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि डायलॉग हो, लेकिन एक दूसरे के जो शराइत है उनको पूरा करने की कोई कोशिश नहीं कर पा रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर ये बात मान ली गई होती तो इसमें समझौता हो चुका होता। फिलहाल जो मामला सामने है वो यही है कि एक तरफ ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर से अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों के आसपास ब्लॉकेड लगा रखा है। अब यह तातुल कब तक जारी रहेगा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ट्रंप की गैर कानूनी नाकेबंदी, जो ईरान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यानी अमेरिका ने जो नाकेबंदी कर रखी, ब्लॉकेड लगा रखा है, यह गैर कानूनी है। तो अब यह जो है कई ऐसे दावे सामने आ रहे हैं कि यह खुद अमेरिका के लिए उल्टा पड़ रहा है। ईरान मजबूत खड़ा है, अमेरिकी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है। क्या इस बारे में रिपोर्ट्स है वो आपको हम बताएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहायकों को ईरानी बंदरगाहों की लंबी नौसैनिक यानी नेवल ब्लॉकेड की तैयारी करने की हिदायत दी है। यह जोखिम भरा कदम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की मईशत को कमजोर करने के लिए है। अमेरिका को लगता है कि ईरान की जो इकोनॉमी है उस पर इसका बुरा असर पड़ेगा, लेकिन इसके बजाय यह दिखाता है कि 8 हफ्तों के इस जंग के बाद अमेरिका जो है वो फैसलाकुन जीत हासिल नहीं कर पाया। साथ ही इसका असर अमेरिकी जनता और वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी साफ तौर से पड़ता नजर आ रहा है। बैठकों में जितने भी हुई है, बैठकों में जिनमें हाल की सिचुएशन रूम चर्चा भी शामिल है, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे बमबारी फिर से शुरू करने या पूरी तरह पीछे हटने के बजाय ब्लॉकेड जारी रखने का फैसला किया। यह फैसला 7 अप्रैल के जो सीज फायर का जो फैसला था, सीज फायर को लेकर जो ऐलान किया गया था, 7 अप्रैल के सीज फायर के बाद आया, जिसने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका इसराइल के हवाई हमलों के सबसे जो शदीद हमले थे उसको रोका था। इन हमलों में ईरान में जितने भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको काफी नुकसान पहुंचा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर नुकसान हुआ था, फिर भी अमेरिका समुद्री दबाव बनाए हुए है, जिससे शिपिंग पर असर पड़ा है और हॉर्मुज जल डब्रू मध्य, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, उससे गुजरने वाला जो ट्रैफिक है वो काफी कम हो गया है, बहुत हद तक कम हो गया है। ईरान ने मजबूती दिखाते हुए तनाव कम करने के लिए 3 फेजेस का प्रपोजल दिया। पहला, संघर्ष खत्म करना, ये जो एग्रेशन था उसको खत्म करना। फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित बनाना, यानी कि उसको एक सेफ्टी सिक्योरिटी मुहैया कराना जिसमें ईरान का अपना एक रोल होगा, और साथ ही आवाजाही के लिए उसे खोल देना। और बाद में बड़े मुद्दों, यानी बड़े मुद्दों है उनको बाद में उस पर बातचीत किया जाए, जैसे जो न्यूक्लियर को लेकर के बातचीत होनी है उस पर चर्चा करना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रपोजल को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ईरान ईमानदारी से बातचीत नहीं कर रहा है, जबकि हकीकत जो है वो ये है कि प्रपोजल जो है वो फिलहाल इसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर और इकोनॉमिक के मुद्दों के आसपास यानी आर्थिक मुद्दों को अलग रखने की कोशिश थी। वहीं अमेरिका कड़े और एक तरफा शर्तों पर अड़ा हुआ है। ईरान पर दबाव डालने की कोशिश उल्टी पड़ रही है। जहां अमेरिका कहता है कि उसकी नाकेबंदी यानी उसका ब्लॉकेड ईरान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रही है, वहीं ईरान ने ऑल्टरनेट रास्ते, जिसके कहते हैं गुप्त जहाज नेटवर्क, ऑल्टरनेट विकल्प, ठीक है, और उससे इलाकाई साझेदारियों के जरिए असर को कम किया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दूसरे रास्ते हैं जो उसके ऑल्टरनेट हैं और उसमें उतना ट्रैफिक नहीं है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह से, लेकिन ये ऑप्शन ईरान के पास है जिससे उसने उसके ऊपर जो असर हो सकता था उसको थोड़ा कम किया है। और यही वजह है कि ईरान इसको लंबे वक्त तक उस ब्लॉकेड का सामना कर पा रहा है। ईरान की तरफ से बातचीत की कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन कमजोरी से नहीं, बल्कि बहुत ही स्ट्रांगली। और ऐसा नहीं है कि झुककर या किसी भी हाल में उसको समझौते को मान लेने पर। जो माहिरीन हैं इस ताल्लुक से, जिनके पास एक्सपर्टीज है, उनका मानना है कि ईरान इस दबाव को लंबे वक्त तक झेल सकता है, जबकि अमेरिका को एनर्जी का जो एक बहरान है, ऊर्जा संकट है और वर्ल्ड लेवल पर इसका जो एक असर पड़ रहा है, उसका जोखिम अमेरिका को झेलना पड़ सकता है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जो ताजा कीमत है कुछ घंटों पहले तक की वो थी $117 फी बैरल। अमेरिका में औसत कीमत $4 प्रति गैलन से ऊपर पहुंच गई है।
जिससे आम लोगों पर बोझ बढ़ा है और डोनाल्ड ट्रंप की जो मकबूलियत है वो भी बहुत कम हो गई है। मकबूलियत का ग्राफ, पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत नीचे आ गया है। हाल की जानकारी के मुताबिक अमेरिकी जो नौसेना है यानी नेवी है, उसने कई जहाजों को रोका है और कुछ को मोड़ दिया है, जो ब्लॉकेट लगाया है वहां पर, जिससे वर्ल्ड ट्रेड के एक अहम इस स्ट्रेट पर, अहम मार्ग पर तनाव बढ़ गया है। वहीं ईरान ने भी इलाके में अपनी सुरक्षा के अधिकार के तहत सख्त रद्देअमल का इजहार किया है, सख्त रद्देअमल दिया है। इस बीच यूएई का ओपेक से बाहर निकलने का फैसला, इलाकाई जो वहां सूरत हाल है या इसको लेकर के जो एक समीकरण है उसमें काफी बड़ा बदलाव है, उसका साफ इशारा दे रहा है। बहुत सारी चीजें उसके वजह कर सामने आ रही हैं। मैक्सिमम प्रेशर यानी ज्यादा से ज्यादा दबाव का ये जो कायदा है उसका मकसद ईरान को ऐसा समझौता करने पर मजबूर करना है जिससे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खत्म हो जाए। ये अमेरिका की कोशिश है, लेकिन ईरान के लीडर्स ने यह साफ कहा है कि वो दबाव या धमकी के तहत बातचीत नहीं करेंगे। कई बार वो दोहरा चुके हैं, अलग अलग फ्रंट पे ये बातें हो चुकी हैं और इसमें ईरान के जो पार्लियामेंट है वहां के स्पीकर है बाकर कालिबाख, उन्होंने भी बात कह दी है। आईआरजीसी को जो हेड कर रहे हैं उन्होंने भी बात कह दी है। तो कई जराये से बात सामने कर दी गई है कि ईरान किसी भी ऐसे समझौते के लिए तैयार नहीं है जो दबाव के तहत या धमकियों के तहत कराए जाने की कोशिश अमेरिका की है। अब सही बात है कि जो मीडिएशन हो रहा है, जो पाकिस्तान की तरफ से जो मीडिएशन की कोशिश हो रही है, तो मीडिएशन के जरिए डिप्लोमेसी भी अमेरिका के सख्त जो नीति की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि अमेरिका उसमें लचक दिखा नहीं पा रहा है। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले से जुड़ा और कई ऐसा इशू है, कई ऐसी चीजें हैं जो इसके साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ आपको याद होगा कि दरअसल अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया था वो हमले की वजह क्या बनी थी, चूंकि इसराइल गजा पर लगातार हमले कर रहा था, ईरान इसको लेकर के बार बार इसराइल को रोक टोक कर रहा था, इसराइल के इस हमले पर क्वेश्चन उठा रहा था। अब इसराइल ने जो वर्ल्ड में या अमेरिका के बहुत से कमेंटेटर ऐसा कह चुके हैं कि दरअसल अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में इसराइल ने खींच लिया है और ये अमेरिका की सीधी जंग है ही नहीं। ये इसराइल चाहता था कि अमेरिका जो है वो ईरान से भिड़ जाए और किसी सूरत में इसराइल इसमें कामयाब हो गया। लेकिन इसराइल के साथ मामला क्या है, इसराइल जो है उसने गजा का मुहासरा कर रखा था। लगभग 2 सालों तक इसराइल ने गजा पर बमबारी की और उसके बाद अब सीज फायर जो है वहां पर हुआ, उस सीज फायर को लगभग 2 महीने होने को है, लेकिन इस दौरान भी फिलिस्तीन में, गजा की पट्टी में, वेस्ट बैंक में इसराइली कार्रवाई लगातार जारी है। तो दरअसल वहां से यह सिलसिला शुरू हुआ है और जिसको लेकर के इसराइल को लगता है कि ईरान अगर हमें बार बार धमकी देता है तो ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होने चाहिए, ईरान के पास मिसाइल की ताकत नहीं होनी चाहिए, ये इसराइल चाहता है। और इसी के तहत इसराइल ने अमेरिका को कहीं न कहीं ईरान के खिलाफ कर दिया जंग के नाम पर, और अब दुनिया जो है इसका अंजाम भुगत रही है। अब आपको यह बता दें कि एक बार फिर ग्लोबल फ्लोटिला यानी तकरीबन 40 मुल्कों के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो जो है रुख कर रहे हैं फिर से कहा गजा का, और इसलिए कर रहे हैं कि गजा पर जो मुहासरा कर रखा है, जो घेरे में ले रखा है इसराइल ने, उसके खिलाफ वो एक अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, उस मुहासरे को खत्म करना चाहते हैं। इससे पहले भी एक बार तकरीबन 5-6 महीने पहले ये जो एक फ्लोटिला पहुंचा था और काफी इसकी सुर्खियों में वो बात आई थी। काफी जो एक्टिविस्ट थे उन्हें इसराइल की जो पुलिस है, जो सेना, उसने गिरफ्तार भी कर लिया था, डिटेन कर लिया था, फिर बाद में उन्हें रिहा किया गया। तो एक बार ये फिर कोशिश है, गजा का मुहासरा तोड़ने की एक बार फिर कोशिश है। इटली के साहिलों से रवाना हुआ है फ्लोटिला, पहुंचा यूनान। 39 मुल्कों के एक्टिविस्टों को रोकने की भी हो रही है कोशिश। गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए ग्लोबल सबूत फ्लोटिला यूनान के करीब पहुंच गया है। ग्लोबल सबूत फ्लोटिला गजा की पट्टी पर मुसल्लत जालिमाना मुहासरे को, घेराबंदी को तोड़ने की कोशिशों के तहत इटली के साहिलों से रवाना होने के चंद दिन बाद यूनानी साहिलों के सामने बैनुल अक़वामी पानियों में, इंटरनेशनल वाटर में पहुंच चुका है। मुकर्ररा मंसूबे के मुताबिक फ्लोटिला आइंदा मरहले में तुर्की और यूनान की बंदरगाहों से आने वाले जहाजों और कश्तियों के एक इजाफी ग्रुप के साथ मिलेगा, जिसका मकसद अपनी आखिरी मंजिल की जानिब रवाना होने से कबल इस बहरी काफिले को यकजा करना है।
फ्लोटिला के तर्जुमानों ने इस बात की तस्दीक की है कि मिशन बहार सन 2026 अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक जारी है। हालांकि इसे रोकने के लिए आलमी सतह पर सियासी और कानूनी दबाव भी डाला जा रहा है और इसमें इसराइल पेश है। उन्होंने मजीद कहा है कि 39 देशों के कारकुनों को ले जाने वाले जहाज अपनी पेशकदमी जारी रखे हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अगर समंदर में इन्हें रोका न गया तो यह काफिला आइंदा चंद दिनों के अंदर फिलिस्तीनी इलाकाई पानियों के करीब पहुंच जाएगा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला एक शहरी इकदाम है जिसकी शुरुआत 2025 में साल 2025 में अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग मुल्कों के कारकुनों यानी सोशल एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी की तंजीमों की शिरकत से हुआ था। इसका मकसद गजा की पट्टी तक इंसानी इमदाद पहुंचाना, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना और मुसल्लत करदा मुहासरे को तोड़ना है, जबकि माजी में ऐसी कई कोशिशें की जा चुकी हैं जिनका इख्तिताम काबिज दुश्मन की तरफ से यानी इसराइल की तरफ से बहरी जहाजों को रोकने और उनमें सवार शुरका यानी जितने भी लोग उसमें सवार थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, उनको हिरासत में लेने पर हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के स्पोक्सपर्सन समीनुल खैतान ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की रवानगी के मौके पर काबिज इसराइली हुक्काम पर जोर दिया है कि वो जिंदगी की बुनियादी जरूरियात पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म करें और गजा की पट्टी तक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद यानी इमदाद की रिसाई की इजाजत दें। समीनुल खैतान के ये बयानात जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के दफ्तर में मुनक़िदा हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सामने आए। गजा की पट्टी तक इमदाद पहुंचाने के लिए इटली से फ्लोटिला की दोबारा रवानगी और गुज़िश्ता बरस बहरी जहाजों को रोके जाने और कारकुनों पर होने वाले हमलों से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने वाज़ेह किया कि काबिज इसराइल एक गासिब कुव्वत होने के नाते इस बात का पाबंद है कि वो गजा की पट्टी में फलस्तीनियों की बुनियादी जरूरियात पूरी करे और इंसानी इमदाद यानी ह्यूमैनिटेरियन एड के दाखिले और उसके बहाव पर आयद पाबंदियों के खात्मे को यकीनी बनाए। उन्होंने इस बात की जानिब इशारा किया कि गजा की पट्टी में सूरत हाल अब भी इंतहाई संगीन है, यानी हालात वहां अच्छे नहीं हैं, जहां पीने के साफ पानी, खुराक और खाना पकाने वाली गैस समेत दीगर बुनियादी जरूरियात की शदीद किल्लत बरकरार है, कमी है वहां। इसी तनाजुर में इतवार के रोज इटली के जजीरे सकीला से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के मिशन रबी 2026 साल 2026 के जहाज तमाम तर तैयारियों की तकमील के बाद रवाना हुए, जिनका मकसद गजा की पट्टी पर मुसल्लत जालिमाना मुहासरे को, जालिमाना घेराबंदी को तोड़ना और इंसानी मदद पहुंचाना है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला एक शहरी इकदाम है जिसका आगाज 2025 में अलग अलग मुल्कों की सिविल सोसाइटी के तंजीमों के नुमाइंदों, समाजी कारकुनों और रजाकारों ने गजा की पट्टी तक इंसानी मदद पहुंचाने के लिए किया था। आबनाए हुर्मुज यानी स्टेट ऑफ हुर्मुज में खलल से चिप्स और खाद की सप्लाई को खतरा। खाद की बड़ी मिकदार खलीज में फंसी हुई है, खाड़ी देशों में फंसी हुई है, जिससे आलमी खुराक की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। आलमी खुराक जी, वर्ल्ड फूड का जो सप्लाई चेन है उस पर असर पड़ सकता है। चिप बनाने वाली अहम गैसों की कमी से टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भी मुतासिर हो सकती है। आबनाए हुर्मुज यानी स्टेट ऑफ हुर्मुज में रुकावट से तेल और आलमी तिजारत पर तवील मुद्दती दबाव पड़ सकता है। आबनाए हुर्मुज यानी स्टेट ऑफ हुर्मुज में खलल से चिप्स और खाद की सप्लाई को शदीद खतरा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में कशीदगी की वजह से स्टेट ऑफ हुर्मुज के रास्ते जहाज रानी में शदीद रुकावट आ रही है, जिससे दुनिया भर में तवानाई, खुराक और टेक्नोलॉजी की सप्लाई मुतासिर हो रही है। यह रास्ता आलमी तेल और खाद की तरसील के लिए बहुत अहम है। माहिरीन के मुताबिक खलीज फारस के ममालिक दुनिया की तकरीबन 45% यूरिया, ध्यान से सुने, जो माहिरीन कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स इस बारे में बता रहे हैं, उनके मुताबिक खलीज फारस के देशों, ये खलीज फारस के जो ममालिक हैं, वो दुनिया की तकरीबन 45% यूरिया खाद फराहम करते हैं। 45% यानी लगभग आधी। मगर जंग और रुकावटों की वजह से पैदावार और तरसील यानी उसका जाना, उसका ट्रांसपोर्टेशन दोनों मुतासिर हो रही हैं।
कई जहाज खाद लेकर फंसे हुए हैं, जिससे आलमी खुराक की पैदावार पर भी असर पड़ सकता है। क्योंकि कुछ देशों में, ज्यादातर देशों में अब खेती का सीजन शुरू हो रहा है, उससे पहले उनको खाद की जरूरत पड़ सकती है। उनमें एक हमारा देश भारत भी है। इसी तरह सेमीकंडक्टर यानी चिप बनाने के लिए जरूरी गैसें जैसे नियॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन की सप्लाई भी मुतासिर हो रही है, जो टेक्नोलॉजी और एआई इंडस्ट्री के लिए खतरा बन सकती है। तो खाद की बड़ी मकदार खलीज में फंसी हुई है, जिससे आलमी खुराक की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। चिप बनाने वाली अहम गैसों की कमी से टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री मुतासिर हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में रुकावट से तेल और आलमी तिजारत पर तवील मुद्दती यानी लॉन्ग लास्टिंग असर पड़ सकता है और इससे महंगाई काफी बढ़ सकती है। यह काफी अहम है और यह सबका महवर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर यह तातुल यूं ही बरकरार रहा तो अमेरिका की इस कोशिश से पूरी दुनिया को और ज्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसा कि बार बार ईरान यह कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ाती जो हमारा कंट्रोल है वो बरकरार रहेगा। वो 28 फरवरी के हमले जो ईरान पर हुए हैं उससे पहले की सूरत में वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि जो यहां से गुजरेगा उसे हम हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे और इसलिए हमारा कंट्रोल इस पर होगा। वहीं दूसरी तरफ चूंकि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों के आसपास ब्लॉकेट लगा रखा है, जिसे ईरान बहुत ही सब्र तहम्मुल के साथ बर्दाश्त कर रहा है और उसने अपने जहाजों के लिए ऑल्टरनेट रास्ता भी, जो गुप्त रास्ता कहा जाता है समंदर का, उसे अपना लिया है। ईरान की दरअसल कोशिश यह है कि अमेरिका के इस अमल से दुनिया को यह पता चले या दुनिया को यह एहसास हो कि दरअसल दुनिया के सामने अगर एक बुहरान और एक संकट जो गहराता जा रहा है तो उसका जिम्मेदार ईरान नहीं बल्कि अमेरिका है। अमेरिका को यह लग रहा है कि वो ईरान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन दरअसल इसका असर लगभग कई देशों पर पड़ रहा है। अभी हाल ही में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी कहा था कि दरअसल इस पूरे बातचीत के जो मरहले जो चल रहे हैं उसमें ईरान का अपर हैंड है। ईरान अमेरिका से बातचीत अपनी शर्तों पर करना चाहता है। अमेरिका इस जंग से खुद को बाहर निकालना चाहता है, जो निकाल नहीं पा रहा है खुद को इससे बाहर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया था कि अमेरिका जो है इसमें फंस गया। अब अमेरिका के ऊपर यह धीरे धीरे दबाव बनता जा रहा है कि अगर वो ब्लॉकेट खत्म नहीं करता है तो उसके वजह कर पूरी दुनिया में जो भी परेशानी इसको लेकर बढ़ेगी तो लोग या फिर तमाम देश ज्यादातर जो है वो उनका गुस्सा अमेरिका की तरफ हो जाएगा, ना कि ईरान की तरफ।